नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, चाहे वो एचएस का, एलाइड का, नायब तहसीलदार, टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज कैडर या फिर और भी कोई एग्जाम क्यों ना हो जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है, जैसे कि पहले भी जो है वो मिलती रही है। मिशन एलाइड का ये पार्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। अब देखो, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। किताबों में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, परंतु ये जो नेशनल पार्क है ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आप तो कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में नहीं स्थित है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है इस तरह का कोई नेशनल पार्क है। तो थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सके। तो हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सिरमौर जो है, सिरमौर के पौंटा साहिब में जो है ये शेरजंग नेशनल पार्क स्थित है। कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, इसको सिंबलबड़ा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाए ना कि सिंबलबड़ा नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या है या फिर इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। एक्चुअली में कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क है सिंबलबड़ा, ये पूरा नाम है इसका। सिंबलबड़ा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पौंटा साहिब में पड़ता है। टेलीग्राम पर जुड़े होंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि टेलीग्राम पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने डाली थी जहां पर बताया गया था कि सिंबलबड़ा नेशनल पार्क में जो है वो 2 शिकारी जो था वो पकड़े गए और यहीं पर डिटेल में दी गई थी। अगर इस नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं तो 1958 में सिंबलबड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था वो अस्तित्व में आई थी और उसके बाद जो था वो इसे कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क का नाम जो था वो दे दिया गया और इस तरह से जो है वो इसकी पूरी कहानी रही। 1958 में, ध्यान रखना कि 1958 में जो था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में जो था वो अस्तित्व में आई थी। बाद में चलकर इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा जो था वो दिया गया। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो सिंबलबड़ा नेशनल पार्क है, इसका जो टोटल जो संरक्षित एरिया है, जिसको आप कंजर्वेटिव एरिया भी कह सकते हैं, वो 2788 हेक्टेयर है। कितना? 2788 हेक्टेयर जो है ये इसका पूरा संरक्षित एरिया जो है वो है। इतने एरिया में ये फैला हुआ है। इसकी सीमा जो है वो पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ भी लगती है। तो उद्यान में जो है वो तेंदुआ, मोर, कोबरा और चीतल, ऐसे दुर्लभ किस्म के सांप, सांभर, घोरल, जंगली सुअर, उल्लू और भी चीज़ें देखने को जो है यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि नेशनल पार्क में इस तरह की चीज़ें अलाउ नहीं होती, शिकार करना, ये सब चीज़ें। तो इसलिए जो था इन लोगों को पकड़ा गया और फिर ये न्यूज़ में आया और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन जो है वो बन गया। टेलीग्राम पर ना इस तरह की न्यूज़ें इसलिए डाली जाती हैं ताकि एक तो आपको जानकारी मिल सके और दूसरा आपका जीके का रिवीजन साथ साथ हो सके। सारी न्यूज़ें मैं नहीं डालता हूँ, आलतू फालतू की जो न्यूज़ें होती हैं वो नहीं डालता। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें बन सकती हैं वही टेलीग्राम पर डाली जाती हैं। जल्दी से हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क आपको रिवाइज करवाता हूँ। हिमाचल प्रदेश में ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में और पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। खीरगंगा नेशनल पार्क है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और सिंबलबड़ा नेशनल पार्क है, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं, ये सिरमौर में जो है वो स्थित है। तो ये ध्यान यहाँ से रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं माई गॉव हिमाचल वेब पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन। तो बोलते हैं कि माई गॉव वेब पोर्टल ये हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बोलते हैं कि कौन से ईयर में, कब जो था, कौन से ईयर डेट को जो था ये लॉन्च किया गया था माई वेब पोर्टल जो ये है। तो अगर हम बात करते हैं कि इस पोर्टल की ये कब लॉन्च किया गया था, तो आपने ध्यान रखना है कि ईयर था 2020 को कब लॉन्च किया गया, डेट क्या थी, तो 6 जनवरी 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में ये वेब पोर्टल 6 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, पब्लिक की जो भागीदारी है वो गवर्नमेंट की प्रोसेस में जो है वो बढ़ाई जा सके, उसको जो है पब्लिक को भी इंक्लूड किया जा सके गवर्नमेंट प्रोसेस में, गवर्नेंस की प्रोसेस में, कहिए गवर्नमेंट नहीं, गवर्नेंस की प्रोसेस में। अब हिमाचल प्रदेश ये जो माई वेब पोर्टल है, हिमाचल प्रदेश को लॉन्च करने वाला 11वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था।
ये भी ध्यान रखें, पूछ लिया जाता है कि हिमाचल कौन से नंबर का स्टेट बना था, तो हिमाचल प्रदेश 11वें नंबर का स्टेट बना था पूरी कंट्री में जिसने इसको लॉन्च किया था। उस टाइम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो था वो हुआ करते थे। तो बस इतना सा काफ़ी है, अगर इतना सा पूछा जाए तो ये आप 1 नंबर पक्का कर सकते हैं। यहाँ से अगर कुछ और भी अगर आपको एडिशनल याद रखना ही है तो हिम स्वैन के बारे में ध्यान रख लीजिए। हिम स्वैन जो है वो 2008 में जो था वो लॉन्च किया गया था। हिम स्वैन का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो इसका पूरा नाम है। ये इंटरनेट कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सभी में, और ये 2008 में इसी एम के साथ जो था वो लॉन्च किया गया था। बस इतने 2 क्वेश्चन अगर पूछे गए डेफिनेटली 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लाहौल स्पीति वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन। तो बोलते हैं कि लाहौल स्पीति को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब बनाया गया था, इसका गठन एक अलग जिले के रूप में कब हुआ था। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे बड़ा जिला है, ये तो आपको पता ही है। आपको साथ में पता होना चाहिए कि इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 1960 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1960 में जो था वो लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में, एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो था वो बनकर आया था। ये तो आपको जानकारी होगी कि ये पंजाब का हिस्सा भी जो है वो रह चुका है। पंजाब में होने के बाद जब ये डिस्ट्रिक्ट बना था तो ये पंजाब का ही एक डिस्ट्रिक्ट बना था, उसके बाद ये हिमाचल में जो था वो मिला था। और प्रेजेंटली आप स्टेटस देखते हैं कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो इन टर्म ऑफ एरिया आ जाता है। अगर थोड़ा सा और डिटेल से अगर आप जानेंगे तो 1960 में जब ये पंजाब का एक जिला बना था, उसके बाद 1966 को 1966 को ये जो था वो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिल गया था, फिर ये हिमाचल का एक जिला कहलाया गया। ये आप ध्यान रखें। इससे पहले की भी अगर आप बात करते हैं तो लाहौल स्पीति का मुख्यालय जो था वो केलोंग में स्थित है, ये आपको पता है। तो 1941 को लाहौल स्पीति जो था वो एक उप तहसील बनी और इसका मुख्यालय जो था वो केलोंग में स्थापित किया गया था। केलोंग यहाँ पर हेडक्वार्टर जो है, यहाँ से एक ग्लेशियर दिखाई देता है। मैं बार बार बताता हूँ ये लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि केलोंग से दिखाया जाता है और एक लेडी की शेप में दिखाया जाता है कि एक लेडी ने जो है अपनी पीठ पर कुछ उठा कर रखा है, तो इसीलिए इसे लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर जो है वो कहा गया। तो इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगर इसके साथ ही लाहौल स्पीति का एरिया भी आप देखेंगे तो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। ये जो है वो लाहौल स्पीति का एरिया है जो पूरे हिमाचल का 24.86% जो है वो कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब लाहौल स्पीति जो है क्या लाहौल स्पीति किसी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में कि लाहौल स्पीति किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। देखिए लाहौल स्पीति जो है एक तो किन्नौर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा कुल्लू के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा चंबा के साथ बाउंड्री शेयर करता है और चौथा कांगड़ा के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 4 हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ लाहौल स्पीति बाउंड्री शेयर करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इतना काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूरल एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। तो बोलते हैं कि सोलन में जनवरी 1948 को सोलन में जो एक शिमला पहाड़ी राज्यों के शासकों की और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता जो था वो कौन कर रहे थे, इसको प्रिजाइड कौन कर रहे थे। तो ये मीटिंगें इनको कौन प्रिजाइड कर रहा था, कौन से ईयर में हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको प्रिजाइड कर रहे थे दुर्गा सिंह, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब दुर्गा सिंह जो था वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि ये मीटिंग जो था, ये जो मीटिंग थी शिमला हिल रूलर्स की, शिमला के जो पहाड़ी रूलर्स थे, प्रजामंडल के जो प्रतिनिधि थे उनकी, ये सोलन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सोलन में हुई थी। जनवरी में हुई थी, जनवरी में हुई थी 1948 में। दुर्गा सिंह जो भगाट से थे, भगाट रियासत से जो थे, वो जो था वो इसको प्रिजाइड कर रहे थे। इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट जो जानकारी आपको यहाँ से याद रखनी है, आपने ध्यान रखना है कि 15 अप्रैल 1948 को बाद में चलकर हिमाचल प्रदेश एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने आया था।
उससे पहले हिमाचल प्रदेश का जब संघर्ष चल रहा था तो एक हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल बनाई गई थी। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो बनाई गई थी ये 1946 में जो था वो बनाई गई थी। ये आपने ध्यान रखना है कि कब बनाई गई थी, 1946 में बनाई गई थी। हिमालयन रियासती प्रजामंडल भी जो था वो बनाया गया था। ये जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल बनाया गया था ये 1938 में जो था वो बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1938 में जो था वो बनाया गया था। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये बातें आपने यहाँ से जोड़ ली। इतना इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी जो है वो काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं सबाथू टाउन वाज पार्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो बोलते हैं कि सबाथू एक शहर है हिमाचल प्रदेश का, ये किस रियासत का हिस्सा जो था वो हुआ करता था? तो सबाथू जो था वो भगाट का पार्ट हुआ करता था। ऑप्शन बी भगाट रियासत जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भगाट रियासत का ये सबाथू जो था वो एक पार्ट हुआ करता था। अगर हम भगाट रियासत की बात करते हैं तो सोलन शहर और कसौली भगाट रियासत का ही हिस्सा थे पहले, ये आपने ध्यान रखना है। भगाट का मतलब हुआ बहु घाट, यानी कि बहुत सारे घाट, घाट दर्रे भी आप कह सकते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। भगाट रियासत जो थी इसकी स्थापना किसने की थी? इस रियासत की स्थापना बसंत पॉल के द्वारा की गई थी। कहीं कहीं पर इन्हें हरिचंद पॉल के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में जो पूछा गया है वो बसंत पॉल पूछा गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि 1839 में यहाँ के जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम महेंद्र सिंह था, महेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई थी और निसंतान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रियासत को अपने अधीन जो था वो ले लिया था। और राणा तो महेंद्र थे, वो मर गए। उनके बाद राणा विजय सिंह को भगाट का शासक बनाया गया था। 1848 में विजय सिंह की मृत्यु हो गई और इसके बाद अलग अलग बदलाव यहाँ पर होते रहे। अगर और क्वेश्चन कोई पूछा जाएगा तो ये पूछ लिया जाएगा कि भगाट रियासत के अंतिम शासक कौन थे? तो भगाट रियासत के जो था वो राणा दुर्गा सिंह भगाट रियासत के अंतिम शासक थे। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। और भगाट जो कि प्रेजेंटली सोलन जो है वो भगाट में ही पड़ता था। 26 जनवरी 1948 को यहाँ पर जो था एक दरबार हॉल लगा था जिसमें हिमाचल प्रदेश का नामांकन जो था वो किया गया था, हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। और इसकी अध्यक्षता राजा दुर्गा सिंह कर रहे थे, जिनके बारे में हम थोड़ी देर पहले ही जो था वो एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे। यहाँ पर भागल भी ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कहीं कि भागल रियासत की स्थापना किसने की थी, तो भागल रियासत की स्थापना अजय देव के द्वारा की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महलोग भी ऑप्शन में दिया गया है, महलोग रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, तो महलोग रियासत की स्थापना राजा बीरचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। राजा बीरचंद ध्यान रखना है। और बेजा रियासत भी ऑप्शन में दिया गया है, तो बेजा रियासत की स्थापना जो था वो ढोलचंद ने की थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किस रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। इसके बारे में कौन सा कथन सही है? पहले कथन में बोलते हैं इट विल एंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी टू अर्बन हाउस होल्ड बाई प्रोवाइडिंग अ ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 120 डेज इन फाइनेंशियल ईयर। तो बोलते हैं कि इसके तहत ये रखा गया है टारगेट कि 120 दिनों का रोजगार जो है वो दिया जाएगा और अर्बन युवाओं को जो है वो दिया जाएगा। दूसरे में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड करवाई जाएगी वो 15 दिनों के भीतर जो है वो करवाई जाएगी। और तीसरे में बोलते हैं कि अपर एज लिमिट रखी गई है, यहाँ पर वर्क की जो रखी गई है वो 62 ईयर्स जो है वो रखी गई है। अब बारी बारी पहली स्टेटमेंट्स जो है से जो है वो चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 120 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये कि 120 दिनों का रोजगार देने की बात जो है वो इस योजना में कही गई है। पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो गई। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि 15 दिनों के भीतर जो है वो प्रोग्राम जो रोजगार है वो युवाओं को दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि 15 दिनों के भीतर रोजगार देने की बात जो है वो कही गई है। अब तीसरी स्टेटमेंट है कि क्या इसमें जो एज रखी गई है, एज लिमिट रखी गई है,
वो 62 ईयर्स रखी गई है, तो ये 62 ईयर्स नहीं रखी गई है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऑप्शन ए ओनली 1 एंड 2 स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये होगा। अच्छा, इसमें अपर एज लिमिट जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है? अपर एज लिमिट रखी गई है इसमें 65 ईयर इंस्टेड ऑफ 62 ईयर्स। 62 ईयर्स याद नहीं रखना है, 65 ईयर्स जो है वो आपने याद रखना है। हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, एग्जामिनर अकेला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री जो शहरी आजीविका योजना चलाई गई है इसमें जो है वो कितने दिनों का, कितने एज लिमिट जो है वो रखी गई है, तो इसमें जो है वो 65 एज लिमिट जो है वो रखी गई है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए इन क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से तो सारी जानकारी आपने जान ली। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगौली वॉज साइंड बिटवीन, तो बोलते हैं कि संगौली की जो संधि हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी। ये तो बहुत बार एग्जाम में पढ़ा जाता है आपके द्वारा कि संगौली की संधि हुई, संगौली की संधि हुई, परंतु ये हुई किस किस के बीच में, आफ्टर ऑल ये भी तो पता होना चाहिए। तो ट्रीटी ऑफ संगौली जो था ये हुई थी किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल सरकार के बीच में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ये आपने ध्यान रखना है। अब कंप्लीट थोड़ा सा जानेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको यहाँ से पता चलेगा कि ट्रीटी ऑफ संगौली जो था ये अमर सिंह थापा और उनका जो पुत्र था रणजौर सिंह, जो उस टाइम जातक फोर्ट की रक्षा जो था वो कर रहे थे, इनको जो था वो सुरक्षित वापसी भेजने के लिए जो था वो एक संधि पर हस्ताक्षर किए और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो था वो मेजर जनरल डेविड ऑक्ट्रोलोनी थे इसमें, इनके साथ जो था वो हस्ताक्षर किए गए थे। 1815 में जो था इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर जो था वो किए गए थे। तो नेपाल गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर गोरखा कह लीजिए, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसे संधि के अनुसार क्या कहा गया था? इसके अनुसार कहा गया था कि गोरखाओं को अपनी निजी संपत्ति के साथ जो है वो वापस सुरक्षित जो है वो नेपाल जाने का रास्ता जो है वो ब्रिटिश सरकार देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो देगी। एक्चुअली में था क्या कि गोरखा बेसिकली तो नेपाल से थे, परंतु जब बिलासपुर ने इनको इनवाइट किया कि आप आओ यहाँ पर और कांगड़ा के ऊपर आकर आक्रमण करो, हम आपको सहायता प्रोवाइड करवाएंगे। मैं बात पहले भी बता चुका हूँ कि गोरखा जो था वो बहुत क्रूर टाइप के लोग थे। ये जो इनकी सेना में लोग थे, ये जब मारते थे तो ये नहीं देखते थे कि जीवित वस्तु है या फिर निर्जीव है, इंसान है या जानवर है। ये बहुत निर्दयता के साथ जो था वो आक्रमण करते थे। इन्होंने कांगड़ा के राजा संसार चंद के साथ महल मोरी में जो था वो युद्ध लड़ा। उस युद्ध के बाद जो था वो इन्होंने बाकी पहाड़ी रियासतों को भी जो था वो परेशान करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका मुकाबला हुआ, परंतु ये काफ़ी ताकतवर थे और इनकी कौशलता जो थी वो भी अच्छी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब गोरखाओं के पास सेना कम बची, इनके काफ़ी लोग मारे गए, तो इन्होंने एक संधि कर ली जिसको ट्रीटी ऑफ संगौली कहा गया। इसमें इनको कहा गया कि हम तुम्हें नेपाल जाने का जो है एक साफ सुथरा रास्ता देंगे, आप चुपचाप से नेपाल जाओ और सुरक्षित रूप से आप वापस जाओ, अपनी निजी संपत्ति के साथ वापस जाओ, आपको हम बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। तो संगौली की संधि आपने अब जान ली। यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि गोरखाओं का एक लीडर हुआ करता था, ये बहुत ही बहादुर था, इनका नाम था भक्ति थापा। तो भक्ति थापा की मृत्यु जो था वो किस किले में हुई थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भक्ति थापा जो था वो मल्लौन किले में जो था वो मारा गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मल्लौन किले में भक्ति थापा मारा गया था। और संगौली की संधि कब हुई, किस किस के बीच में हुई, कि कैसे कैसे गोरखा आए, कैसे यहाँ से वापस गए, वो सारा आप ध्यान रखें। इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं हिमालयन रिसर्च फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, तो बोलते हैं कि हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जा रही है तो हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के पंथा घाटी में जो है वो स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कुल्लू मनाली दिया गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है, पर्वतारोहण संस्थान जो है वो स्थित है, ये आप ध्यान रखें। धर्मशाला कांगड़ा ऑप्शन में दिया गया है, तो धर्मशाला कांगड़ा में क्या है, देखो धर्मशाला कांगड़ा में जो है वो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय है, ये आपने ध्यान रखना है। किल्लाड़ चंबा दिया गया है, तो पांगी का हेडक्वार्टर जो है वो किल्लाड़ में जो है वो स्थित है। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं हिमाचल में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, किस किस तरह से उनकी बात है, तो देखो हिमाचल में गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन
एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि कहाँ पर है, कुल्लू में जो है वो ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। शिमला के कुफरी में जो है वो ये स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भी स्थित है, ये भी शिमला के जो है वो चौड़ा मैदान में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये कहाँ पर स्थित है, ये मंडी में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये हमीरपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर में जो है वो स्थित है। यही सब क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, तो इनको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेव्ड द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पार्ट सी स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट जो था बोलते हैं ये बना था, तो भारत सरकार के किस अधिनियम से जो था वो हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी राज्य का दर्जा मिला था। अब देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो ये इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि पूछे जाएंगे। छोटे एग्जाम, बड़े एग्जाम में किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट सी एक्ट 1951 था, ऑप्शन डी सही आंसर है। ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश जो था वो 1948 में इसका गठन हुआ था। 1951 में जो था ये पार्ट सी स्टेट जो था वो बन गया था। जब हिमाचल प्रदेश का गठन 1951 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो उस टाइम यहाँ पर मुख्य रूप से जो था वो 4 जिले हुआ करते थे। सिरमौर हो गया, मंडी हो गया, चंबा हो गया, महासू हो गया। इसमें 5वें नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर जो था वो जुड़ा था। बिलासपुर भाग सी राज्य हुआ करता था, यह भाग सी स्टेट हुआ करता था उस टाइम। तो ये हिमाचल प्रदेश में आकर कब मिला था, तो बिलासपुर का आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में जो था वो कब हुआ था, इसका ये हुआ था 1954 को। 1954 के बाद 1960 में जो था वो 6 नंबर का जिला किन्नौर जो था वो यहाँ पर आकर जुड़ा था। 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिया गया। अब 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बना, 1971 तक जो था ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहा था। 1971 को जो था वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, तो उन्होंने घोषणा की कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो भारत का 18वें नंबर का राज्य जो है वो हम बनाते हैं, और शिमला के रिज मैदान से घोषणा की गई थी। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को जो था वो भारत का जो था वो 18वें नंबर का एक राज्य बना था, ये आपने ध्यान रखना है। ये यही लिखा गया है कि सेक्शन 3 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951 पास्ड इन सितंबर 1951 एंड हिमाचल प्रदेश डेजिग्नेटेड एज पार्ट सी स्टेट, और हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट के रूप में डेजिग्नेट कर दिया गया। इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए आपको कि कब बना था कब नहीं बना था, कौन सा एक्ट था कौन सा नहीं था। आगे देखिए, बोलते हैं हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज अरेंज्ड इन 1945। तो बोलते हैं कि उस टाइम वाइसराय कौन हुआ करते थे जब शिमला कॉन्फ्रेंस जो था वो अरेंज हुई थी 1945 में। 1945 में जब शिमला कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी तो लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी जो था वो सही आंसर है। लॉर्ड वेवेल जो था वो क्या हुआ करते थे, भारत के वाइसराय उस टाइम हुआ करते थे। इसी दौरान आपने ध्यान रखना है कि इसी दौरान महात्मा गांधी भी जो था वो शिमला आए थे। महात्मा गांधी भी जो था वो शिमला आए थे और इन्होंने लॉर्ड वेवेल के साथ जो था वो भेंट भी शिमला में आकर जो था वो की थी। वेवेल प्लान को लेकर जो था ये भेंट हुई थी। अगर हम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल जो था वो 1944 से लेकर 1947 तक जो था वो रहा था। इनके कार्यकाल के दौरान क्या मुख्य रूप से हुआ, इनके कार्यकाल के दौरान CR फार्मूला आया था 1944 में। इनके कार्यकाल के दौरान वेवेल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस ये हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो था वो ख़त्म हो गया था। कैबिनेट मिशन का प्रपोजल जो था वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया था, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि डायरेक्ट एक्शन डे जो था वो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था 16 अगस्त 1948 को। तो ये सारे क्वेश्चंस आप इनके बारे में ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट वन मैंने बता दिए, ये रिवीजन करना ही इनको ज़रूरी है बार बार। और गांधी जी जो था वो 1945 में क्या शिमला आए थे? जी हाँ, बिल्कुल आए थे। लॉर्ड वेवेल के साथ इन्होंने भेंट की थी।
आगे क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम सिंचाई परियोजना की श्रेणी में नहीं आता है इनमें से। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए। पिछले कल ही हमने डिस्कस किया था, डिटेल से डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सारी डिटेल की जानकारी, पीडीएफ्स, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर की कटिंग है या कुछ और है, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।